हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व लेकर आए हैं। थोड़ा इसका बेसिक भी आइडिया जो है समझते हुए आपको चलना है। आप ध्यान दीजिए इस टॉपिक को, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेश गति में रहेगा तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर आवेश गति में नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इससे यह भी अर्थ निकलता है कि अगर आवेश रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक है, लेकिन यह भी एक सत्य है कि आवेश गतिशील है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगता है उसमें। मतलब गतिशील आवेश में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उपयोग हो जाते हैं। क्लियर? तो चुंबकीय क्षेत्र केवल गतिशील आवेश में लगेगा, चुंबकीय बल केवल गतिशील आवेश में लगेगा, लेकिन विद्युतीय बल स्थिर आवेश और गतिशील आवेश दोनों में लगेगा। तो ये मेन पॉइंट है, इसका ध्यान दिया जाए। थोड़ा इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, थोड़ा परिचय हम लोग इसका ले लें। पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल जिसको आप इस तरह से लिखते हैं, केवल गतिशील आवेश पर लगता है, आवेश पर लगता है। ठीक है। दूसरा, स्थिर आवेश पर चुंबकीय बल नहीं कार्य करता है, नहीं कार्य करता है। ठीक है। तीसरा, विद्युतीय बल स्थिर आवेश और गतिशील आवेश दोनों आवेश पर कार्य करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस प्रकार बल लग रहे थे उसकी भी आइडिया आपको दे दिए हैं। अगर आप भूल गए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो में जाकर आप देखें। थोड़ा सा हल्का सा हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। आइए, यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको आप ई कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की दिशा, इस पर जो बल लगेगा वो क्यू ई होगा और दिशा इधर होगा। अगर जो है इस तरह से फील्ड है और यहाँ माइनस क्यू आवेश जब रखा जा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस दिशा में लग रहे थे, क्यू इंटू ई, अपोजिट दिशा में। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई से सूचित कर रहे हैं, तीव्रता को आप ई से सूचित कर रहे हैं, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र को आप बी से सूचित करेंगे। मिलेगा, इसकी आइडिया आगे मिलेगा। फिलहाल हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और यहाँ कंपैरिजन करके हम जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते हैं, ये बी से सूचित करते हैं। और यहाँ अगर क्यू ई है
और जो है रुका हुआ है, मतलब रेस्ट है, रेस्ट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है यहाँ पर नहीं लगेंगे। ठीक है। अगर जो है चुंबकीय क्षेत्र में ये आवेश जो आप देख रहे हैं गतिशील है, गतिशील है मतलब चल रहा है, तो गतिशील है तो यहाँ चुंबकीय फोर्स जो होंगे वो Q इंटू बी हो जाएंगे। ठीक है। आई आप यहाँ यूनिट भी जान रहे थे और ये सूत्र आप लगाएंगे F बराबर क्यू ई आप लगा रहे थे, इसलिए यहाँ से E की बात करते हैं तो F बटा Q हो रहा था। ठीक है। उसी तरह से यहाँ अगर हम B की बात करेंगे तो यहाँ F M बटा यहाँ पर क्या हो जाएंगे, Q हो जाएंगे। तो यहाँ यह स्पष्ट हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स जो है केवल गतिशील आवेश में काम करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार के आवेश में कार्य करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ये चैप्टर है, गतिमान आवेश और चुंबक की बात हो रही थी, तो इसी पर आधारित कुछ तथ्य दिए गए हैं, कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं, और जो वैज्ञानिक ने दिए हैं उनका नाम है वाइट-सेवर्ट लॉ, वाइट-सेवर्ट का नियम। तो अब हम इस टॉपिक पे जा रहे हैं। पहला सवाल है वाइट-सेवर्ट नियम से आप क्या समझते हैं, मतलब उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड किन बातों की जानकारी दिए हैं। ठीक है। तो हम सवाल की बात कर रहे हैं। आइए तो हम सवाल लिख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित वाइट-सेवर्ट के नियम को लिखें। तो सवाल है, क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित वाइट-सेवर्ट के नियम को लिखें। ठीक है। तो ये पहला सवाल है इस चैप्टर का कि वाइट-सेवर्ट के नियम को लिखें। तो आइए वाइट-सेवर्ट का क्या कहना था इसको देखा जाए। इनका कहना है कि किसी चालक तार से आप विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं। सपोज दैट ये चालक तार है, इससे आप आई विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं। इसकी लंबाई हम जो है L माने हुए हैं। तो इनका सबसे पहला ये कहना था कि पूरे लंबाई के कारण जो है हम कुछ नहीं कहेंगे। पूरे लंबाई के बाद मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, उस तरह से बात करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन की बात किया। ये जो तार की लंबाई जो देख रहे हैं, इसमें छोटा सा सेक्शन DL पर चर्चा इन्होंने किया। तो इनका कहना क्या है ये समझिए। आप देखिए विद्युत धारा इस तरह चल रहा है, तो आप यहाँ पर एक DL लंबाई का एक टुकड़ा लीजिए। तो चालक तार का टुकड़ा लिया गया DL लंबाई का, विद्युत धारा इसे चल रहा है। तो इनका कहना यह था, इस टुकड़े के कारण कहीं पर, जैसे मान लिया जाए ये पॉइंट P है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसकी दूरी हम R मान ले रहे हैं, और ये जो कोण जो है वो थीटा है। कोण का जो है आप जो कोण का काउंटिंग जो करेंगे, वो विद्युत धारा जैसे चल रहा है, जहाँ सेक्शन ले रहे हैं
तो इस डायरेक्शन में ही कोण की कल्पना आप करेंगे। तो इनका कहना क्या था कि इस छोटे से लंबाई के कारण जो है यहाँ पर छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। क्या है भाई, इसको आप समझिए। यहाँ जो है एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। इनका कहना यह था कि जब चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित कराइएगा तो विद्युत धारा के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और वह चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा। तो इस बात को हम लिखते हैं वायत सेवर्ट के नियम के अनुसार जब चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है। यहाँ देखिए डीएल के कारण डीबी उत्पन्न हो रहा है। तो इनका कहना यह था कि ये डीबी जो है वो सीधा समानुपाती हो जाएगा आई डीएल के। ध्यान दीजिए, आई विद्युत धारा है, डीएल यहाँ देख रहे हैं छोटा सा एलिमेंट है, इस लेंथ का एलिमेंट है, और ये हो गया आई डीएल। इसका नाम है विद्युत धारा अवयव, इसका नाम है करंट एलिमेंट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है। तो ये करंट एलिमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह यूज होता है। आपको हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कहीं ने पढ़ाया है कि कोई भी जो है किसी का क्षेत्रफल मान लिया जाए, ये क्षेत्रफल S है, तो किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल जो है अदिश राशि होता है, पढ़ाया हुआ है। और इस अदिश क्षेत्रफल को सदिश में बदला जा सकता है। कैसे बदला जाता है कि इसको कैसे बदलते हैं, तो इसके छोटे छोटे सेक्शन में बांटने के बाद दिशा दिखा दिया जाता है। मतलब इसका छोटा सा टुकड़ा आप काट लीजिए, ये जो हमने ds काटा है, और यहाँ आप दिशा दिखा दीजिए। तो यही जो है अदिश क्षेत्रफल, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्षेत्रफल अदिश जो है ये क्या में बदल जाएगा, वेक्टर में बदल जाएगा। ये हो जाएगा ds n यूनिट वेक्टर। मतलब इसके जो है लंबवत में आप क्या करते हैं, इसको काटने के बाद इसमें दिशा निर्देशित कर देते हैं, तो ये सदिश में बदल जाता है ना। तो वही तो कंसेप्ट यहाँ भी है, वही कंसेप्ट यहाँ भी। आपने क्या किया है कि इस लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, टुकड़ा लेने के बाद आप दिशा दिखा दिए हैं, है ना। तो ये दिशा दिखा दिया तो ये सदिश के जैसा ये डीएल काम करने लगेगा। तो इसका नाम है आई डीएल, माने विद्युत धारा अवयव, करंट एलिमेंट। तो इनका कहना यह था कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत धारा अवयव के सीधा समानुपाती होता है। मतलब कि विद्युत धारा अवयव का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ेगा। ठीक है। उसी तरह से दूसरा बात इन्होंने क्या कहा कि ये डीबी जो है सीधा समानुपाती होता है साइन थीटा के। मतलब ये जो आप एंगल जो ले रहे हैं इस पर भी जो है
इफेक्ट होगा इसका एंगल पर भी जो है ये प्रभाव डालेगा। मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब इतना टोटल का वैल्यू बढ़ेगा तो डी का मान भी बढ़ेगा, है ना। ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, यहाँ जो दूरी जो देख रहे हैं वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि दूरी जब बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा। ये बात सेवर्थ का कहना था। इन तीनों को मिला देते हैं एक साथ, तब क्या आता है देखा जाए। आइए, अब हम तीनों को एक साथ मिला दे रहे हैं। तीनों को एक साथ मिलाने के बाद देखिए क्या आ रहा है भाई। देखिए ये कह रहे हैं कि dB जो है समानुपाती हो जाएगा IDL, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और बटा ये r²। देखिएगा ये साइन जो आप देख रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है, समानुपाती का जो चिन्ह है, वो बराबर नहीं होता है, ये करीब करीब बराबर होता है। तो कोई भी वैज्ञानिक जो नियम दिए हैं, थेसिस दिए हैं, वो लगभग इसी तरह से दिए हैं। और इसलिए दिया जाता है कि कोई भी चीज़ 100% शुद्ध नहीं होता है। तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए यहाँ कांस्टेंट को बाद में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको याद रखना पड़ता है। तो इसको हम हटा के एग्जैक्ट बराबर करना चाहते हैं। तो देखिए dB हमने एग्जैक्ट बराबर कर दिया, तो यहाँ कांस्टेंट दे दिया। कांस्टेंट का अर्थ आप समझ रहे हैं, कहाँ देते हैं, समानुपाती जब हटाते हैं तो आप कांस्टेंट देते हैं, और यदि जो है आप कांस्टेंट हटाएंगे तो समानुपाती देंगे, बैक में जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ कांस्टेंट का जो ये के क्या है, कांस्टेंट है, जहाँ वेयर के क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट का मान जो है आवश्यकता अनुसार रखा जाता है कि बैलेंस कैसे हो, लेफ्ट एंड राइट साइड बैलेंस कैसे हो, उसी अनुसार इस कांस्टेंट का मान भी रखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट का मान जो रखा गया है मी नॉट बटा 4 मी बटा 4 रखा गया है। ठीक है। अब देखिए म्यू क्या है, जहाँ म्यू जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, चुंबक, तो ये हो जाएगा चुंबकशीलता। चुंबकशीलता जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा आ रहा है, चुंबकशीलता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, विद्युतशीलता। यहाँ चुंबकशीलता है तो उसी तरह से यहाँ भी टूटेगा। तो आप मी बराबर जो है μ0 इंटू μr लिख सकते हैं। ठीक है। एकदम सेम प्रोसेस जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। तो आइए देखा जाए। अब इसको क्या कहेंगे, देखिए इसको जो है आप μ0 को क्या कहेंगे, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता। यहाँ कहेंगे हवा या निर्वात की चुंबकशीलता। है ना, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है। उसी तरह से जो है आप बात करेंगे μr का, तो यहाँ जो है μr जो होगा ये हो जाएगा सापेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है। ये μ0 का जो है मान रखा गया है, इसका मान रखा गया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये μ0 का मान होता है। ठीक है। आइए यहाँ देखिए हवा या निर्वात के लिए, μr का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसलिए μ बराबर क्या हो जाएंगे, μ0 हो जाएंगे हवा
या निर्वात के लिए। जब ऐसा हो जाएगा तो जैसा देखिए के का मान क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा μ0/4 पाई हो जाएगा। μ0 का मान ये रखिए ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और बटा 4 पाई। 4 पाई कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा तो 10⁻7 बच जाएगा। बात समझ रहे हैं। इस के का मान हम ऊपर ले जा करके रख देते हैं जहाँ पर आप समानुपाती हटा करके के लाया था। तो आइए वहाँ हम रख कर देखते हैं। आइए, तो के का मान आ गया 10⁻⁻7 आ गया। अब देखिए, अब देखते हैं कि डीवी क्या होता है भाई। ये जो वैल्यू जो आ गया के का, तो के का वैल्यू हम जाकर रख दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आ गया डीवी बराबर, यहाँ आप लिख सकते हैं μ0/4 पाई इंटू IDL sin थीटा और बटा r²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻7 इंटू IDL sin थीटा बटा r²। ठीक है, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात बराबर है। ये जो वैल्यू जो आप लाए हैं, ये जो डीवी जो वैल्यू आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू आ गया, ये परिमाण देगा, दिशा ये नहीं बतला रहा है। इसका मतलब ये अदिश फॉर्म में है, अदिश राशि के रूप में है। तो इसको हम लिख देते हैं अदिश राशि के रूप में। ये जो है अदिश राशि के रूप में, हम इसको सदिश में बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका जो है ये सदिश के रूप में समीकरण हो। तो देखिए, तो सदिश के रूप में आप क्या करेंगे, सदिश के रूप में जब सदिश के रूप में लिखना चाहेंगे आप इसको, तो डीवी यहाँ वेक्टर लगा दीजिए, कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। μ0/4 पाई रहने दीजिए, ये आई रहने दीजिए, और देखिए यहाँ हमने लगा दिया वेक्टर आर इंटू DL वेक्टर, और यहाँ बटा हो जाएगा R/Q। ये हो गया सदिश फॉर्म इसका। ठीक है, आप तो यहाँ देख रहे हैं कि ये R कैसे आ गया भाई, है ना, ये R कैसे आ गया। तो हम यह कह रहे हैं कि R और DL ये दोनों सदिश हो गया, और कैरेट तो अदिश राशि है, इसलिए इसको बाहर कर दिया। तो यहाँ R अपने मन से यहाँ इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ देखिए हमने बढ़ा दिया। यहाँ क्या था, स्क्वायर था, तो यहाँ Q कर दिया। जब इसको सॉल्व करिएगा तो फिर यही आ जाएगा। तो आप चेक करके देख सकते हैं कैसे आ जाएगा। आइए देखते हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ डीवी बराबर जो है यहाँ μ0/4 पाई हो गया, और यहाँ आई रहने दीजिए, और इसको जो है हम यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं। तो देखिए, तो RDL sin थीटा हो जाएगा ना, और बटा क्या हो जाएगा, यहाँ RQ हो जाएगा। तो यहाँ एगो R से एगो R कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए डीवी बराबर क्या हो गया, μ0/4 पाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा IDL sin थीटा। एगो तो R कटिए गया, तो ये R²। देखिए तो आ रहा है ना ये। इसका मतलब जो है ये सदिश के फॉर्म में जो लिखा गया है वो सही रूप है। तो सदिश के फॉर्म में जो है अगर आपको लिखना होगा तो इस रूप में लिखना होगा। तो आइए, हम बात कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र का। तो आप तो देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र दो रूप में लिखा गया है। एक तो है अदिश के रूप में लिखा गया, स्केलर के रूप में लिखा गया है, और दूसरा जो है वेक्टर के रूप में लिखा गया है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। इसका यूज करेंगे तो प्रॉब्लम बनाने में समस्या होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा।
तो प्रॉब्लम बनाने के लिए इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे कि इससे मेरा मैग्नीट्यूड निकलेगा और डायरेक्शन के लिए कुछ और प्रोसेस लगाएंगे जो अभी आपको हम बतलाने जा रहे हैं। तो अब हम अगला जो टॉपिक लिख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो आइए, तो ये सवाल है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। देखिएगा, कहता है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है। तो कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा का निर्धारण जो है दिशा का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करते हैं। तरीका क्या है? निम्नलिखित तरीके हैं जो आपको समझ में आता है उसको आप फॉलो करेंगे और उसी से दिशा का निर्धारण करेंगे। हम आपको बतला देंगे कि कौन सा आसान है, कौन सा आपको काम देगा। पहले दिशा का निर्धारण कौन कौन साइंटिस्ट क्या बोले हैं वो सब आप समझिए। सबसे पहला है राइट हैंड थंब रूल, मतलब दाहिने हस्त माने हाथ होता है, हस्त के अंगूठे का नियम। ठीक है, दाहिने हस्त के अंगूठे का नियम, मतलब ये दाहिना जो हाथ देख रहे हैं ये अंगूठा है, इसी का जो है ये नियम है। तो ये क्या कहता है? कहता है कि आप एक चालक तार लिए हुए हैं और इससे विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं आई। तो विद्युत धारा के दिशा में आप क्या करिए? अंगूठे को रख दीजिए, अंगूठा को विद्युत धारा की दिशा में रखिए और इसको खोल दीजिए। जब ऐसे खोलिएगा तो आप ऐसे घुमाइएगा, इस तरह से आपको घुमाना है, इस तरह से। तो ऐसे घुमाइएगा तो ये राइट इधर वाला जो है ये पोर्शन अंदर जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इनवर्ड होगा, अंदर होगा। और जब इसको आप ऐसे घुमाइएगा तो ये बाहर निकलेगा। इसके मतलब कि जब सीधे चालक तार से आप विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं तो इसके दाहिने तरफ जो है बिंदु जो होंगे उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी और बाएं तरफ जो होंगे वो बाहर की ओर होगी। ठीक है, आप ये जान रहे हैं ये सदिश राशि है, तो सदिश में जो है आप सदिश को कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से आप तीर से जो है सदिश को डिनोट करते हैं, इस तरह से। ये है सदिश है, वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर है। अब जरा सा सोचिए, यहाँ पर पॉइंट P है और ये दाहिने हस्त के अंगूठे का नियम लगाएंगे, तो ऐसे जब लगाएंगे तो ये पॉइंट क्या करेगा? अंदर की ओर जाएगा। तो अंदर की ओर जाएगा तो इसके मतलब तीर तो अंदर चला जाएगा, तो पूंछ नजर आएगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो अंदर की ओर होगा और हम तीर के पूंछ के द्वारा हम सूचित करेंगे। तीर जब अंदर चला जाएगा तो पूंछ नजर आएगा, तो ये हो गया अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर। लंबवत एक शब्द है, मतलब सीधा अंदर जाएगा। लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है,
और इधर क्या हो जाएगा, इधर जब ऐसे आप रखेंगे इधर होगा तो इधर तो पॉइंट बाहर आ जाएगा। तो ये इस पॉइंट को जो है हम यहाँ से जो है क्यू मान ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो होगा ये बाहर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दिशा जो होगा वो लंबवत बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। और इसको आप सूचित कैसे करेंगे, तो इसको हम बिंदु के द्वारा सूचित करेंगे। इस तरह से काहे बिंदु के द्वारा सूचित करेंगे कि जब तीर जो है अंदर से बाहर आएगा तो उसका पॉइंट नजर आएगा, ये पॉइंट नजर आएगा। तो ये पॉइंट आप दे देंगे तो आदमी समझ जाएगा कि लंबवत जो है बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है। और विद्युत धारा में भी इसको यूज करना है। अगर जो है विद्युत धारा अंदर जा रहा है तो क्रॉस से भी कुछ सूचित करेंगे, अगर विद्युत धारा बाहर आ रहा है तो आप डॉट से भी सूचित करेंगे। माने वही प्रोसेस जो है आप विद्युत धारा के टर्म में भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या नियम क्या आया, दाहिने हस्त के अंगूठे का नियम क्या आ गया। तो ये कहता है दाहिने हस्त के अंगूठे के नियम के अनुसार विद्युत धारा के दिशा में अंगूठे को रखा जाए, तो दाहिने तरफ वाला बिंदु पर लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा और बाएं तरफ वाला बिंदु पर लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बात समझ रहे हैं? उतारिए। तो इस प्रकार जो है हम चुंबकीय क्षेत्र के दिशा का निर्धारण करते हैं। तो ये हो गया दाहिने हस्त के अंगूठे का नियम। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो, आइए जैसा देखा जाए। देखिए देखा जाए एग्जाम्पल में हम देखते हैं। चलिए हमने ऐसे रख दिया, विद्युत धारा जो है ऐसे हमने दे दिया और ये पूछ रहा है P1 और ये P2। इस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। चलिए A नंबर हमने दिया, B नंबर में देखते हैं। हमने क्या दे दिया, इस तरह से दे दिया और यहाँ एक पॉइंट हमने P3 दे दिया। अब ये कह रहा है कि इस पर दिशा क्या होगा। ठीक है, उसी तरह से जो है हम
सीधे दे रहे हैं, चलिए हमने क्रॉस कर दिया और हम जो है पॉइंट, चलिए फिर यहाँ पर जो है एक पॉइंट P4 दे दिया। अब आपको बताना है कि इन पॉइंट पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखिए यहाँ देखिए अंगूठा हम ऐसे रख रहे हैं, जब ऐसे अंगूठा रखेंगे, इसको खोल दीजिए और इसको घुमाएंगे तो ये पॉइंट क्या करेगा, अंदर जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या करेगा, अंदर जाएगा। ये जब ऐसे रखेंगे तो दाहिना तरफ ये हो जाएगा, बाएं तरफ ये हो जाएगा, राइट हैंड साइड ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। तो इस तरह से रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे तो ये अंदर जाएगा, अंदर का मतलब क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये पॉइंट बाहर आएगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो लंबवत अंदर की ओर होगा। तो ऐसे हम बना देंगे, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो लंबवत बाहर हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से दूसरा देखिए, यहाँ देखिए विद्युत धारा बाहर आ रहा है, नहीं ये विद्युत धारा बाहर आ रहा है। जो पॉइंट यहाँ दिया हुआ है इसका मतलब तीर बाहर आ रहा, तो उसका नोक नजर आएगा, तो ये बाहर आ रहा है। तो हम ऐसे जब रखेंगे और ऐसे क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे तो इसका दिशा ऐसे भागेगा, इसका दिशा जो है ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यहाँ देखिए ये क्रॉस है, इसके मतलब विद्युत धारा अंदर जा रहा है। यहाँ जो है ये बिंदु हमने दे दिया, इसके मतलब विद्युत धारा बाहर आ रहा है, विद्युत धारा बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, ये क्रॉस दे दिया, इसके मतलब विद्युत धारा अंदर जा रहा है, विद्युत धारा अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। अब जरा सा सोचिए कि विद्युत धारा जब ये अंदर ऐसे जा रहा है, हम तो क्या करेंगे, अंगूठा ऐसे रखेंगे, इसको खोलेंगे, ऐसे करेंगे तो ये क्या करेगा, ये पॉइंट क्या करेगा, इधर भागेगा, है ना। तो इस तरह से जो है दिशा का निर्धारण हम लोग करेंगे, वो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। ठीक है, तो जो मेथड आपको समझ में आता है उसको आप फॉलो करेंगे और डायरेक्शन की जानकारी देंगे। तो ये पहला मेथड हमने देखा। दूसरा देखते हैं, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है पेच का नियम। ये चलिए पेच का नियम से पहले जो है फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के नियम में चलते हैं। ये दाहिने हस्त के अंगूठे का नियम हमने देखा था, एक वैज्ञानिक का नाम है फ्लेमिंग। तो दूसरा मेथड हम देख रहे हैं, ये है फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम। तब उसके बाद स्क्रू का नियम देखेंगे। देखिए, तो फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या कहा कि दाहिने हाथ का उपयोग करेंगे, दाहिने हाथ का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए दाहिना हाथ है, इसके बाद जो है आप क्या करें, ये जो साइड में इसको बंद कर दें तो ये ऐसे हो गया परपेंडिकुलर, इस पर ये दोनों के बीच में 90 डिग्री रखिए, इसके बीच में 90 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडेक्स फिंगर हो गया, ये थंब हो गया और ये मिडिल फिंगर हो गया। मतलब ये माध्यमा हो गया और ये जो है तर्जनी हो गया, ये अंगूठा हो गया। ठीक है, तो वही हम बना रहे हैं यहाँ पर ही। देखिए देखिएगा, ये क्या है, माध्यमा है, मतलब मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर है ये। और ये क्या है, अंगूठा है, अंगूठा, थंब जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में। और ये क्या है, तर्जनी है, जिसको आप इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं, फिर से समझिए। ये हाथ है, दाहिना हाथ है, इसके 2 उंगली आप चाट दीजिए और ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि माध्यमा जो है, उंगली जो है विद्युत धारा का दिशा में रखे। कहता है जो मिडिल फिंगर जो आप देख रहे हैं वो जो है विद्युत धारा की दिशा में रखिएगा,
तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इंडेक्स फिंगर की ओर होगा। इधर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के मतलब क्या, बी होगा। और इस पर अंगूठा पर जो है चुंबकीय बल लगेगा, Fm, ये जो है चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। ये है फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के नियम। तो इसको हम लिखेंगे क्या, जो सामने देख रहे हैं लिख देंगे। तो आइए, कहता है कि फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के नियम के अनुसार फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के नियम के अनुसार, हस्त के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार यदि माध्यमा को विद्युत धारा के दिशा में रखा जाए, विद्युत धारा के दिशा में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी की ओर होगा, तर्जनी की ओर होगा। और अंगूठे की ओर चुंबकीय बल लगेंगे, चुंबकीय बल कार्य करेंगे। ठीक है, ये है फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम। तो हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा का निर्धारण जो है आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग पर आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को बढ़िया से फॉलो किया जाए, लेकिन जो आपको नियम बढ़िया से समझ में आता है उसको फॉलो करना है और उसी से दिशा का निर्धारण करना है। हमारे अनुसार पहला जो नियम आपने को हमने बताया था, राइट हैंड थंब रूल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी को आप ध्यान रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का आप निर्धारण बढ़िया से कर सकते हैं। आइए एक अगला देखते हैं, स्क्रू रूल। स्क्रू मैंने स्क्रू जो आप कसते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो कहता है कि अगर आप स्क्रू कस रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट आप स्क्रू कस रहे हैं, तो अगर स्क्रू कसने की दिशा में विद्युत धारा को रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगा इस तरह से क्लॉकवाइज होगा। अगर स्क्रू खोलने की दिशा में विद्युत धारा को रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। यह स्क्रू रूल की बात है। तब हम जो है आगे स्क्रू रूल की हम बात करते हैं। तो तीसरा नंबर है पेच का नियम, स्क्रू रूल जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में। देखिए आइए, तो हम लिख रहे हैं तीसरा पेच का नियम। पेच का नियम जिसको आप कहते हैं SCRE, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल देखिए कैसा होता है। अगर जो है हम ये आगे स्क्रू बना रहे हैं, चलिए इसको ऐसे हम बनाते हैं। मान लीजिए कि स्क्रू एक आप कस रहे हैं, सपोज दैट ये स्क्रू है,
यह स्क्रू है, ठीक है, यह स्क्रू है, आप इसको कस रहे हैं नीचे, इधर विद्युत धारा की दिशा रखा जाए। कहता है कि अगर स्क्रू के कसने के दिशा में विद्युत धारा को रखा जाए तो आप इस तरह से आप घुमाइएगा, तो जब इस तरह से घुमाइएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, मतलब घड़ी के सुई के दिशा में होगा। ये कहता है जब विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा के दिशा में स्क्रू को कसा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा घड़ी के सुई के चलने, जिसको आप कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिशा घड़ी के सुई के चलने की दिशा में होगी। और खोलने पर, और स्क्रू को खोलने पर इसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। विपरीत हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो ये जो है पेंच का नियम है, स्क्रू का नियम है, इससे भी आप जो है दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे उसी के अनुसार आप दिशा का निर्धारण करेंगे। अब हम आगे चल रहे हैं, वायस्वर्त नियम के अनुप्रयोग की बात करना चाह रहे हैं। तो अगला जो टॉपिक है वायस्वर्त नियम का अनुप्रयोग, तो आइए देखा जाए। तो सवाल है वायस्वर्त नियम के अनुप्रयोगों को लिखें। अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन, मतलब इसका एप्लीकेशन कर रहा है। तो इंटर में जो पढ़ना है वो जो है दो एप्लीकेशन है ना। तो यहाँ लिख रहे हैं वायस्वर्त नियम के दो अनुप्रयोग हैं। कौन कौन है भाई? तो पहला अनुप्रयोग है, सीधे लंबे, जिसको आप अनंत लंबाई कहते हैं। सीधे लंबे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया जाता है।
ठीक है, ये पहला अनुप्रयोग है। अतः सीधे लंबे चालक तार मतलब अनंत लंबाई हो गया के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो है वो वायत्त-सेवर्त के नियम से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा इसका अनुप्रयोग है वृत्ताकार कुंडली के कारण, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, दोनों मोस्ट VVI सवाल है, एक वो सवाल आया करता है। फिर ठीक है, हम दोनों पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है हम ये चलते हैं, सीधे लंबे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, है ना। तो लिखा जाए, पहला अनुप्रयोग चल रहे हैं सीधे लंबे चालक तार के कारण। आइए, तो सीधे लंबे चालक तार जो हम लेकर चल रहे हैं, तो इसमें जो है हम नियत लंबाई के चालक तार लेकर पहले चलते हैं, उसके बाद जो है उसको अनंत लंबाई मतलब सीधे लंबे चालक तार की बात कर देंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं नियत लंबाई के कारण, नियत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, और उसके बाद अगला एक स्टेप बढ़ाएंगे जो अनंत लंबाई की होगी। आइए, तो पहला चल रहे हैं नियत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नियत लंबाई का एक चालक तार लेंगे। चलिए, अब हम जो है ये नियत लंबाई का एक चालक तार ले लिया। ठीक है, इससे जो है I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार के किसी बिंदु से चलिए, यहाँ से जो है इधर लंबवत में एक पॉइंट P लिया। ठीक है, यहाँ से जो है लंबवत में हमने क्या किया, एक बिंदु ले लिया P। ठीक है, एक बिंदु ले लिया P, तो इसकी दूरी हम मान लेते हैं। दूरी जो है हम यहाँ से मान लिया A है। ये दूरी लंबवत होनी चाहिए, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री। अब देखिए वायत्त-सेवर्त कहता है क्या, वायत्त-सेवर्त कहता है कि हम जो है पूरे चालक तार की बात नहीं करेंगे, हम जो है पूरे चालक तार की बात हम नहीं करेंगे, एक छोटा सा लंबाई की बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है इससे L दूरी पर एक छोटा सा जो है चालक तार का टुकड़ा की हम बात करते हैं, जिसकी लंबाई जो है वो DL है। ठीक है, अब ये DL जो लेंगे, ये जो है तीर जो है इसी दिशा में आपको लेना है। ठीक है, जब ये DL लंबाई के कारण जो है हम इसका निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ से जो है हम इसको मिला रहे हैं। देखिए, हमने क्या किया, यहाँ से जो है इसको मिला दिया। ठीक है, इसकी दूरी जो है हम R मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र dB उत्पन्न हो जाएगा। ये छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र dB जो उत्पन्न हुआ है, ये DL लंबाई के कारण हुआ है। ठीक है, आइए, यहाँ जो आप देख रहे हैं I और DL, इन दोनों का अगर आप मिला देते हैं, अगर आप I और DL की बात करते हैं इस तरह से साथ में, तो इसका नाम है विद्युत धारा अवयव, विद्युत धारा अवयव।
जिसको अंग्रेजी में कहेंगे करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। ठीक है, तो इस करंट एलिमेंट के कारण क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र डीबी बनेगा। ठीक है, ध्यान दिया जाए, यहाँ भी एक कोण बन रहा है, वो यहाँ कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए इसका भी मेंशन करते हैं। चलिए हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और यहाँ जो कोण बन रहा है वो फाई बन रहा है। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, यहाँ जो कोण हम ले रहे हैं, कोण जहाँ से ये तीर देख रहे हैं यहीं से कोण लेना है, आगे बढ़ कर के ये कोण थीटा हमने ले लिया और ये फाई ले लिया, ये तो 90 डिग्री है, ये है। ठीक है, आइए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, तब पूरा लंबाई आएगा, चालक तार की पूरी लंबाई आएगी। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो है इसको हम यहाँ मिला रहे हैं, तो मिला दिया, फिर यहाँ से जो है हम इसको मिला देंगे, इसको मिला दिया ऐसे करके। अब देखिएगा कोण बदल गया, तो कोण की माप जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम कोण की माप करेंगे, तो इधर जो कोण की माप करेंगे इस तरह से करेंगे, डायरेक्शन ऐसा होगा, और यहाँ से इधर कोण की माप करेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है इस तरह से होगी। मतलब एक कोण की माप जो करेंगे आप जो है इस तरह से ऐसे करेंगे, और दूसरा जो है इस तरह से नीचे करेंगे, तो देखिए इसका जो है ओरिएंटेशन अलग अलग हो गया। एक बार हमने क्या किया, इस तरह से घुमा दिया तो कोण लिया है, और एक बार ये से नीचे घुमा करके कोण लिया है ना, तो ये दोनों में अंतर आता है। एक तरफ अगर पॉजिटिव मानते हैं, मान लीजिए ऐसे करके घुमाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, तो ऐसे आप घुमाएंगे, दूसरा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको हम कह रहे हैं कि ये जो है ये φ1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -φ2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो कोण हम φ1 पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस dl लंबाई के कारण P बिंदु पर हम बायत-सेवर्थ के नियम का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखना चाहते हैं। थोड़ा सा एक दो लाइन लिख सकते हैं आप कि माना, देखिए यहाँ क्या है जो लिटरेचर, यहाँ लिखते हैं कि माना नियत लंबाई का एक चालक तार है, जिससे I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार के लंबवत ए दूरी पर विद्युत धारा अवयव IDL के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV है। ठीक है, यही हम देख रहे हैं, इसको हमने क्या किया, लिख दिया। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए इसको हम अब लिख रहे हैं कि dV बराबर क्या जानते हैं, μ0/4π होता है, ये हो गया IDL, यहाँ हो जाएगा sin थीटा, ये कोण आप लेंगे sin थीटा, और बटा यहाँ से ये दूरी होगा ये वाला R, क्या कि जहाँ आप करंट एलिमेंट आप लिए हैं वहीं से दूरी मेजर करना होगा, तो ये हो जाएगा जाकर के R²। ठीक है, बात समझ रहे हैं, जहाँ आप DL लेंगे वहीं से दूरी आपको मेजर करनी होगी। तो ये हो गया ऐसा,
इसको हम समीकरण जो है 1 मान ले रहे हैं। समीकरण हमने 1 मान लिया। चलिए जल्दी इसको उतारिए, ना हो तो आप पॉज करके उतार सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, ये हम जो है यहाँ वैल्यू निकालेंगे। ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, छोड़ दीजिए। आई भी कांस्टेंट है, एक बार जो विद्युत धारा दे दिया सो दे दिया। अब देखिए हम डीएल, साइन थीटा और आर, ये 3 को वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, फिर से ध्यान दीजिए, हम डीएल का वैल्यू निकालेंगे, डीएल निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, आर निकालेंगे इस फिगर के सहायता से। ठीक है, आइए देखिए कैसे निकालते हैं हम, समझिए इसको। हम निकालने जा रहे हैं साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अब देखिएगा कि किस रूप में आप निकालेंगे। तो आप निकालेंगे फाई के रूप में। काहे फाई के रूप में निकालेंगे, यह भी आपको समझना होगा। अगर आप डीएल यहाँ लिए हैं तो ये फाई है, अगर डीएल यहाँ ले लेंगे तो बदल जाएगा, फिर यहाँ लेंगे तो ये बदल जाएगा, अगर ऊपर लेंगे तो बदल जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर डीएल जो है इस चालक तार पर हम छोटा छोटा टुकड़ा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से कोण का वेरिएशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये दूरी नहीं बदलेगा। यहाँ देखिए ये है तो यही रहेगा, आप कहीं भी काटेंगे तो ये ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये आर जो है, आर को हम चेंज करके ए में लाते हैं। ठीक है, और थीटा को चेंज करके फाई में लाते हैं, ये ध्यान देना होगा। ठीक है, आइए तो हम चलते हैं पहले साइन थीटा। तो देखिए, तो इस त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री और थीटा प्लस फाई। तो हम यहाँ कहेंगे कि चूँकि ये थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस फाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। हमको तो थीटा चाहिए, इसलिए यहाँ से थीटा बराबर ये जाके घटेगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब यहाँ रख दीजिए कि साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस फाई है ना, बराबर कॉस फाई। ठीक है, तो ये बदल गया कॉस फाई में। क्यों बदले हम, अभी आपको हमने बताया कि थीटा को चेंज करके हमको फाई में जाना है, फिर आर को चेंज करके हमको ए में चल जाना है। ए में क्यों जाएंगे, क्योंकि ए का मान जो है नहीं बदल रहा है, तो सिर्फ जो है हम फाई पर ध्यान रखेंगे तो मेरा काम होगा। तो चलिए ये साइन थीटा का मान तो आप निकाल लिए। अब देखिए हम डीएल की बात करेंगे। तो डीएल देखिए कहाँ है, यहाँ एल लंबाई है। आप एल लंबाई दूर यहाँ पर डीएल आपने लिया है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम फाई की बात कर रहे थे, यहाँ कॉस फाई आ गया, तो फाई का ही यूज करते हैं हम यहाँ पर। तो जब फाई का कोण को यूज करेंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, है ना। अगर हम जो है ये tan फाई की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो देखिए, तो चूँकि हम यहाँ कर रहे हैं tan फाई बराबर यहाँ हो जाएगा लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब क्या है, एल है, और कर्ण क्या है, आर है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो देखिए हम ये कह रहे थे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ओह सॉरी, यहाँ जो है लंब बटे आधार होगा, है ना। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार आप जान रहे हैं। तो लंब तो खैर ठीक है, एल है, और आधार क्या है, ए है। ये जो है यहाँ जो ए जो है यही आधार, ये यहाँ है ये। तो हम क्या करते हैं, लंब बटे आधार के मतलब क्या करेंगे, एल बटा ए करेंगे, है ना। इसलिए यहाँ से जो है, इसलिए एल बराबर हो जाएगा ए tan थीटा। बात समझ रहे हैं। लेकिन हमको चाहिए क्या, डीएल चाहिए। तो इसका मतलब हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ डीएल बराबर हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो ये को छोड़ दीजिए, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन जो है
सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे। तो देखिए, तो डीएल का मान हम ये निकाल लिया, साइन थीटा का मान जो है हम ये निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर आर स्क्वायर की बात है, तो हम आर स्क्वायर इस त्रिभुज से बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं आर स्क्वायर की चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा कि साइन थीटा बराबर हमने ले आया, यहाँ पर कॉस फाई ले आए, और ये डीएल बराबर हम क्या ला है, ए सेक स्क्वायर थीटा ला है। तो यहाँ एक ए सेक स्क्वायर हम थीटा लिख लेते हैं, ताकि हम जो है यूज करेंगे। आइए अब हम आर स्क्वायर की बात करना चाहते हैं। देखिए, इस त्रिभुज में चलिए, तो देखिए, तो ये तो लंब हो गया, यह धार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर लगा दीजिए। तो आप चूंकि जान रहे हैं कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये आधार स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण हमारा आर है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। लंब जो है एल है, तो एल स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसके मतलब आर स्क्वायर का मान भी हम निकाल चुके हैं। तो इन सभी का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो डी वी बराबर यहाँ हो जाएगा मी नॉट बटा 4 पाई इंटू आई, तो रहने दीजिए। देखिए, डीएल की बात हो रही है, तो ए सेक स्क्वायर थीटा रख रहे हैं। ए सेक स्क्वायर थीटा नहीं, फाई, ए सेक स्क्वायर फाई की बात करते हैं। तो ये फाई हो गया, ठीक है। तो इससे हमको फ़ायदा नहीं होगा। हम तो आर स्क्वायर ऐसे निकाल लिए, तो फिर हमारा एल आ गया, ये आ गया। तो यहाँ देखिए, एल फालतू ही आ रहा है, एल की बात हम नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप जो है यहाँ से आप ऐसा कुछ करिए, ये वाला चीज़ यहाँ नहीं लगाइए। यहाँ इसको लगाने से क्या हो रहा है कि यहाँ एल भी आ गया। ए सिर्फ आता तो ठीक था, यहाँ एल एक टर्म बढ़ गया, इसलिए इसको हम नहीं लगावेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ से फिर से चलिए, हम ऐसा कोई सूत्र लगाएंगे ताकि आराम हो एक्सप्रेशन में। आइए, हम क्या कर रहे हैं, हमको आर चाहिए ना, हमको आर स्क्वायर चाहिए। तो आर स्क्वायर चाहिए, तो हम पाइथागोरस का प्रमेय नहीं लगाना चाहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद जो है चालक तार की लंबाई भी आ गया, मतलब एक और अननोन क्वांटिटी आ गया, जो आगे जाकर तकलीफ़ करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फाई है, तो हमको लेना है, क्या लेना है, आर लेना है, और ए आ जाए तो और अच्छी बात है। तो देखिए, तो आधार और कर्ण आ रहा था, कॉस फाई लगाइए। तो देखिए, तो चूँकि कॉस फाई बराबर आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार देखिए यहाँ ए है, और कर्ण क्या है, यहाँ आर है। तो ये हो जाएगा कॉस फाई, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस फाई हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू सेक फाई, है ना, 1/cos का फाई हो जाएगा। और चूँकि आर स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, आर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई। अब ये काम का चीज़ हुआ। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है हम लोग मान रखेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो चलिए, यही मेरा वैल्यू है। अब देखिए, ये तो ठीक है, आई ठीक है। डीएल को हम हटा रहे हैं, यहाँ से डीएल को हटा करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए सेक स्क्वायर फाई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा था, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस फाई लिखेंगे। क्लियर। अब यहाँ आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे। तो इसको हम हटा रहे हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर इंटू यहाँ हो गया सेक स्क्वायर फाई। तो जो कटता है उसको काट दीजिए। देखिए, तो यहाँ से ये कट रहा है, और एक ए से एक ये कट रहा है, ठीक है।
तो क्या मेरा एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ आ गया डी बी बराबर ये हो गया मी नॉट बटा 4 इंटू यहाँ आई बच गया, ये तो नहीं है, cos फाई बचा हुआ है, तो यहाँ हो गया जा कर के यहाँ आई बच गया, नीचे से एक ठो ए बच गया, तो आई बटा ए हो गया और यहाँ हो गया cos फाई। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ आ गया डी बी बराबर मी नॉट बटा 4 और जब आप dl निकाले थे तो यहाँ पर एक ठो जो है सेक स्क्वायर फाई था, तो यहाँ d5 भी आ जाएगा। समझे कैसे, छूट गया इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d5 भी आ जाएगा। काहे कि जो है आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो है आप निकाल रहे थे, यहाँ आपने लिया था tan फाई बराबर ये लंबा आधार लिया था, तो लंब क्या था l था, आधार a था, इसके मतलब l बटा a लिया था आपने, है ना। तो यहाँ क्या हो गया l बराबर a tan फाई हो गया, तो यहाँ क्या हो गया dl हो गया, तो a हो गया इंटू ये हो गया सेक स्क्वायर फाई हो गया और यहाँ d5। ऐसे होता है इसका इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन। तो है ना, ये हो गया ये tan फाई का हो गया सेक स्क्वायर फाई और ये हो गया d5, है ना। काहे ऐसा हो गया कि l और फाई के माने इसका डिफरेंशिएशन जो आप कर रहे हैं फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तब ना आप साइन ये tan को अपने डिफरेंशिएट किया है, और ये फाई का ही हो जाएगा d5, जो हमसे मिस्टेक से छूट गया, तो यहाँ d5 हो जाएगा। तो ये वाला आ गया। तो ये क्या आया, ये एक छोटा सा करेंट एलिमेंट के कारण आया, मतलब dl लंबाई के कारण आया। तो ऐसा सर dl तो बहुत सारा होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करेंगे, हम समाकलन कर देंगे, है ना। आप समाकलन में देख रहे हैं कि जो है विथ रिस्पेक्ट क्या टू क्या होगा, फाई के रिस्पेक्ट में होगा समाकलन। तो इसको आगे हम करते हैं, आइए। तो अब हम जो है पूरे चालक तार के कारण बात करना चाह रहे हैं। आइए देखिएगा, इसलिए पूरे चालक तार के कारण, इसलिए पूरे चालक तार के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार होता है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, समाकलन लगाएंगे, यहाँ dv लगा, इस इंटीग्रेशन लगाएंगे और यहाँ भी हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा i बटा a इंटू ये हो जाएगा cos फाई, ये हो जाएगा d5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये b बदल गया, यहाँ कांस्टेंट कौन कौन है टर्म हटा दीजिए, तो इतना ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा मी नॉट बटा 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा i बटा a हो जाएगा और ये जो है cos फाई इंटू d5 हो जाएगा। यहाँ लिमिट अब दे दीजिए, देखिए ये माइनस है तो ये लोअर लिमिट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है -φ2 करेंगे, ये +φ1 है तो अपर लिमिट है, तो यहाँ क्या करेंगे φ1 करेंगे। अब इसका हम समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर जो है आपको रखना होगा। चलिए अब देखिए b बराबर मी 0 बटा 4 इंटू i बटा a हो गया और इसका जो है cos फाई का जो है समाकलन क्या हो जाएगा, sin फाई हो जाएगा, तो यहाँ जो है sin फाई हो गया और ये हो गया -φ2 से ये +φ1।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ यही बात हम करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिएगा, तो इसको जो है आप ब्रेक कर दीजिए। देखिए, तो यहाँ b बराबर हो जाएगा, ये हो गया मी नॉट बटा 4 पाई हो गया, और ये जो है i बटा ये है। अब यहाँ हम रख रहे हैं cos phi 1 हो, sin phi 1 हो जाएगा, sin phi 1 माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा sin माइनस, यहाँ हो जाएगा नहीं हटेगा यहाँ, तो हम इसको इधर लिखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आप पॉज करके उतारेंगे आई, तो यहाँ हम समाकलन कर रहे हैं, तो b बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मी नॉट बटा 4 पाई इंटू, ये हो जाएगा i बटा a हो जाएगा, ये साइन यहाँ क्या गया, अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन phi 1 माइनस, अब यहाँ क्या करेंगे साइन माइनस phi 2 ये रखेंगे। तो चूँकि आप जान रहे हैं साइन माइनस phi 2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन phi 2 हो जाएगा, साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ देखिए, साइन माइनस थीटा बराबर आप पढ़े होंगे, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, क्लियर। तो यहाँ वही बात हम करते हैं, यहाँ यही काम करते हैं, b बराबर मी नॉट बटा 4 पाई है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा i बटा a हो जाएगा, यहाँ हो गया साइन phi 1, आइए माइनस लेके आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन phi 2, ये हो गया नियत लंबाई के कारण, है ना, ये हो गया नियत लंबाई के कारण, मतलब सर्टेन लेंथ के कारण, नियत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब जो है हम इसको अनंत पर बात करना चाहते हैं, अनंत लंबाई के लिए हम बात करना चाहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर केस हम लगाते हैं, केस है ना, यदि चालक तार की लंबाई अनंत हो, यदि चालक तार की लंबाई क्या हो, अनंत हो, अनंत मतलब सीधे लंबा चालक तार हो, तो यहाँ पर जो है phi 1 बराबर या phi 2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। काहे हो जाएगा, ध्यान दीजिए इस बात को, ये काहे 90 डिग्री हो जाएगा, इस बात को यहाँ पर जो है आप समझिए। जैसे मान लिया जाए ये चालक तार की लंबाई ऐसे करके जो है अनंत हो गया, और इधर जो है ये अनंत हो गया। अब जरा सा सोचिए, जब ये अनंत हो गया तो यहाँ से देखिए, अगर हम कोण बनाएंगे तो ये बढ़ेगा, और आगे ले जाएंगे तो ये बढ़ेगा। देखिए, तो इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, अभी दिखाई दे रहा है चालक तार। तो इस तरह से क्या क्या देख रहे हैं कि ये इस तरह से जो है ये बढ़ता जा रहा है। तब बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जो है ये वाला जो है ये phi 1 जो आप देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इधर हो जाएगा। तो ये जो है ये phi 1 90 हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी ये जो है phi 2 क्या होगा, ये phi 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। समझे, क्या कि देखिए ये कोण बढ़ता जा रहा है, इसी तरह बढ़ते जाएगा और ये चालक तार तो अनंत है, कहीं पर पता नहीं लग रहा है। तो बढ़ते 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 ये कोण क्या करेगा, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए, तो अब क्या हो गया, मी नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बटा ए हो गया। अब यहाँ हो जाएगा साइन 90 और प्लस साइन 90 हो जाएगा,
और साइन 90 का मान 1 जानते हैं, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तब 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल जो आ गया b बराबर मी नॉट बटा 4 पाई इंटू 2i बटा a हो गया। ये अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो यही बात है। अब थोड़ा सा जो है इस पर प्रॉब्लम की बात करें हम लोग। लेकिन प्रॉब्लम की बात करने के पहले मात्रक जरा सा हम इसका लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ जो है 2-4 गो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिख ले रहे हैं इसका। आइए नोट करते हैं। चलिए, हिसाब बनाने के पहले जो है 2-4 पॉइंट जो है हम इसका मेन पॉइंट ध्यान रखते हैं। मेन पॉइंट पहला नंबर में कहता है चुंबकीय क्षेत्र B का SI मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो है SI मात्रक जो होंगे वो टेस्ला होंगे। या इसी को आप वेबर बटा मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, या जो है आप इसको कह सकते हैं वेबर बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र B का सीजीएस मात्रक, ये जो है गॉस होता है। ठीक है, सीजीएस मात्रक क्या होंगे, गॉस होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण तो अपने कोई भी तरीके से करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो कहीं कहीं आ जाता है तो दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कहता है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा का निर्धारण दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में दे देता है, नियम से किया जाता है। इसका मतलब यही इसको अच्छा लगा होगा, इसी से दिशा का निर्धारण करता है, इसलिए जो है इसको ऑब्जेक्टिव में डाल दिया गया है। ठीक है, इसका बीमा की बात करें, इसका बीमा जो होता है चुंबकीय क्षेत्र B का बीमा, देखिए बीमा जो होगा M-T-2A-1 M-T-2A-1। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे।